हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। इसमें हम ये बात देखेंगे कि रिवायती तौर पे हम एसआई यूनिट्स को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कौन से रूल्स हैं जिनको यूनिट लिखते हुए मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें कहता है यूज ऑफ एसआई यूनिट रिक्वायर द स्पेशल केयर मोर पर्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस एंड सम पॉइंट्स टू नोट आर। नंबर 1 है इसमें, कहते हैं ईच एस आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट बाय एब्रीवेशन। हर एक यूनिट को आप उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें, ना कि उसका एब्रीवेशन यूज करके। ठीक है, दीज सिंबल्स आर द सेम इन ऑल लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज से आपका ताल्लुक है, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो हमेशा सबके लिए सेम रहती है। Hence, correct use of these symbol is very important. इन सिंबल्स का करेक्ट यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। वो कहता है एम्पियर के लिए वी शुड यूज ए, हमें ए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ए एम पी विच इज एब्रीवेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, जैसा कि उसने ऊपर हमें बताया है कि हमें सिंबल्स यूज करनी है, एब्रीवेशन यूज नहीं करने। तो हम एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज करेंगे, ए एम पी यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से वो कहता है सेकंड अगर है हमारा यूनिट, तो उसके लिए एस यूज किया जाएगा, एस ई सी हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके एब्रीवेशन से यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में कहता है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। यूनिट का पूरा नाम जब आपने लिखना है ना, तो उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे न्यूटन कंप्लीट वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो फिर ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मीटर भी हमने कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट सेल्सियस। क्योंकि सेल्सियस जो है ना, वो सिंपली सेल्सियस नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो डिग्री सेल्सियस में हमारा जहां से स्टार्टिंग हो रहा है इस यूनिट का, दैट इज फ्रॉम द स्मॉल लेटर। तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट में बात की है, वो यहाँ पे वैलिड आ जाती है। ठीक हो गया? तो बात देर में ये रखनी है कि किसी भी तरह का हमारा यूनिट हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम वाला हो या बगैर साइंटिस्ट के नाम वाला हो, आपने हमेशा उसको स्मॉल लेटर से ही लिखना है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, उनको लोअर केस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल में उसने कहा हुआ है एम फॉर मीटर, स्मॉल एस यूज करेंगे फॉर सेकंड, ईटीसी। एक इसके अंदर भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है कि लेटर जो है उसके लिए कैपिटल एल यूज किया जाता है। ठीक हो गया? सो ये एक एक्सेप्शन है इसमें, ये आपने याद रखनी है। और फिर आ जाए इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहता है सिंबल्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। वो तमाम यूनिट्स जो कि साइंटिस्ट के नेम पे हैं, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपने कैपिटल में देनी है। ठीक है, सो अब इन 2-3 पॉइंट्स जो है ना, इनको हम जरा थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। वो ये कि इसने कहा, ये एक पहली बात है कि यूनिट्स जो है ना, इसकी हमारे पास दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी? एक वो जो नेम आफ्टर साइंटिस्ट है, और दूसरी वो जो कि नॉर्मल यूनिट्स हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर इसमें आपने कंप्लीट नेम ऑफ यूनिट लिखना है, ठीक है, सो फॉर कंप्लीट नेम दोनों के लिए एक ही बात है, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, सो ये स्मॉल लेटर से जो है ना, वो स्टार्ट किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपने इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, एक ये है कि आपने कंप्लीट नेम लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो चाहे वो साइंटिस्ट के नाम वाला यूनिट है या वो नॉर्मल यूनिट है, आपने उसको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना। लेकिन अगर वो कहता है कि आपने उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है,
तो सिंबॉलिकली जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट का यूनिट है ना, इसको हम लिखेंगे कैपिटल्स में, और जो नॉर्मल यूनिट है इसको हम लिखेंगे स्मॉल में। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के लिए कैपिटल एन यूज करेंगे तो ठीक है, स्मॉल एन अगर यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब एक नॉर्मल यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज मीटर। तो मीटर के लिए अगर आप कैपिटल एम यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम यूज करेंगे तो वो करेक्ट है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में ये वाली बात बताई हुई है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। कहते हैं सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन द सराउंडिंग टेक्स्ट। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर टाइपिंग कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप सिंबल लिखेंगे या फिर प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो हमेशा रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर में 50 मीटर जो है ना उसको हम रोमन में लिखेंगे। फिर आज पॉइंट नंबर 6 में कहता है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मसलन फॉर एग्जांपल इसने आगे दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर हमारे पास जो डिस्टेंस है, अगर 1 की जगह 100 आ जाएगा तो हम उसको मिलीमीटर्स नहीं करेंगे, हम उसको मिलीमीटर ही रहने देंगे। इसी तरीके से अगर 1 किलोग्राम है तो ठीक है, अगर 60 आ जाएगा किलोग्राम के साथ तो उसको 60 किलोग्राम्स नहीं करना, वो 60 किलोग्राम ही रहेगा। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि चूंकि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं यूनिट्स की, तो वो कहता है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि न्यूटन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। तो जब आप एन यूज कर रहे हैं ना तो इसके आगे आपने डॉट नहीं लगाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखने लगा हूं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस ये है कि अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यहां पे डॉट लगेगा। नंबर 2 वो कहता है कि अ 50 मीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दोनों में जो है ना आपको एक बात नजर आ रही है कि जो हमारा सेंटेंस नंबर 1 है उसमें हमारा यूनिट जो है ना वो बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे तो सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, बात कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और ये फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस की कंप्लीशन का है, ना कि मीटर के लिए। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर तो इसमें कहता है अ 50 मीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो यूनिट आ रहा है ना वो सेंटेंस के दरमियान में है, तो यहाँ तो वैसे ही डॉट नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात इसलिए की गई है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि आप इंग्लिश में कांस्टेंट कंप्लीट लिखने की बजाय CONSTT कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रेशर जो है उसको पूरा लिखने के बजाय PRESS यूज कर लेते हैं, या कंपोनेंट जो है इसको हम क्या लिखते हैं COMP, तो इसके एंड पे ना डॉट्स आ रहे होते हैं। अब वो कहता है इस तरह से जब हम मीटर का M यूज करेंगे ना तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इसके आगे आपने डॉट नहीं लगाना। सो इसलिए इस चीज की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इस पॉइंट में दी गई है। चलें जी, अब नेक्स्ट आ जाए, दैट इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में कहता है कि प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू द बेस यूनिट। प्रीफिक्स को जो है ना वो बेस यूनिट से हमेशा पहले लिखा जाता है और गैप के बगैर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ML मिला के लिखेंगे तो ये बात ठीक है, अगर आप M और L के दरमियान में गैप डाल देंगे तो ये बात ठीक नहीं है। मिली सेकंड को मिला के लिखेंगे तो ठीक है, मिली सेकंड के दरमियान में गैप डाल देंगे तो अब ये वाली बात ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 9 में कहता है कि बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। जो बेस यूनिट्स है ना उनके दरमियान में एक एक का गैप लाजमी होता है। लीव अ स्पेस, एक स्पेस छोड़ी जानी चाहिए, इवन बिटवीन द नंबर
जो उसकी वैल्यू होती है उसके एंड द सिंबल और जो आप यूनिट लगाते हैं उसके दरमियान में भी। जैसे यहां पे देखें, इसने 1 और किलोग्राम के दरमियान में ये गैप रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इधर मीटर पर सेकंड भी और मीटर और पर सेकंड के दरमियान में भी इसने गैप रखा हुआ है। इस तरह से ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं जी, 10 है, उसके साथ मीटर आ गया, उसके साथ ही सेकंड -1 आ गया, तो वो कहता है ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में आ जाए, कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस यानी कि दो इकट्ठे प्रीफिक्स यूज कर लें, आप 3 यूज कर लें, 4 कर लें, तो वो कहता है कि ये अलाउ नहीं होते। हमेशा एक जगह पे सिर्फ एक ही प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज कर लें कि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 10⁻12 मीटर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 डॉट 10⁻6 मीटर। बात तो वही है, 10⁻12 ही बनेगा इसका। लेकिन अब मैं इसको 10⁻6 की जगह पे लगा दूं माइक्रो, दूसरे 10 की पावर जगह भी लगा दूं माइक्रो, तो ये अब दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ गए, तो वो कहता है ये बात अलाउ नहीं है, ठीक है। हम 10⁻12 को एक ही प्रीफिक्स से जो है उसे डोनेट कर देंगे, विच इज पिको 10⁻12 को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर 11 में आ जाए, कहता है कि व्हेन बेस यूनिट्स ऑफ मल्टीपल इज रेज टू दी पावर। बेस यूनिट जो है ना वो मल्टीपल हो और उसकी कोई पावर लगी हो, तो कहता है द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। पावर जो है ना वो पूरे के पूरे मल्टीपल पे होती है, नॉट टू बी बेस यूनिट अलोन, सिर्फ और सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसने आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसको हम 1 × किलोमीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर किलोमीटर आपको पता है 10⁻³ होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या नहीं हो सकता वो यहाँ पे देख लें। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 किलोमीटर का स्क्वायर, तो वो कहता है कि ये इस तरह से नहीं है कि 1 किलो ऐसे कर लें और स्क्वायर जो है ना वो सिर्फ मीटर के ऊपर लगाओ, ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाए पॉइंट नंबर 12 में, कहता है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन जो है वो आप इस्तेमाल करें, जैसे ये मीटर पर सेकंड के लिए s की पावर -1 लिखी हुई है, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ सॉलिडियस, सॉलिडियस को यूज ना करें, जैसे ये स्लैश इसने डाला हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो कहता है इस तरह से लिख देंगे तो ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 13 पॉइंट में, कहता है यूज साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 1 नॉन-जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अब साइंटिफिक नोटेशन वाला पोर्शन आपने पहले किया हुआ है, उसमें हमने यही बात देखी थी कि 1 नॉन-जीरो डिजिट आना चाहिए टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, और साथ उसके 10 की पावर अगर इंक्लूड हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई मसला ऐसा नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 143.7 लिखा हुआ है, इसमें हमें डेसिमल को 2 स्टेप्स मूव करवाना पड़ेगा टू द लेफ्ट साइड, और जब भी आप डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो जितने स्टेप मूव करवाएंगे 10 की पावर में उतना इंक्रीमेंट आ जाता है या उतनी वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बन जाएगी 1.437 10⁻²। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड, ये जो है ना बात बिल्कुल ठीक है कि डेसिमल के लेफ्ट के ऊपर एक नॉन-जीरो डिजिट यहाँ पे आ रहा है, विच इज 1। जबकि पहले जो एग्जांपल जहां से हमने शुरू की थी, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट के ऊपर 3 नॉन-जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, 1 4 एंड 3। पॉइंट नंबर 4 में कहता है डू नॉट मिक्स सिंबल्स, सिंबल को मिक्स ना किया जाए, एंड नेम्स और नामों को मिक्स ना किया जाए इन द सेम एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे मीटर पर सेकंड, अब ये दोनों नाम लिखे हुए हैं, बात ठीक है। मीटर ms-1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों सिंबल्स दी हुई, ये भी बात ठीक है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे मीटर पूरा नाम लिख दिया लेकिन इसका एब्रीवेशन डाल दिया, तो वो कहता है ये बात ठीक नहीं है। या फिर मीटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें और सेकंड का पूरा नाम लिख दें, तो वो कहता है ये बात भी ठीक नहीं है। फिर आज पॉइंट नंबर 15 में वो कहता है प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें एक से ज्यादा बार रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, मल्टीपल टाइप की रीडिंग्स होती हैं, तो वो कहता है उसके लिए आप जो भी आपका कन्वीनियंट यूनिट है उसमें डेटा रिकॉर्ड करने।
जब आप डेटा रिकॉर्ड कर लेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे तो उस फाइनल आंसर को एक मर्तबा इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो सेट कर दें, यानी कि उसका यूनिट स्टैंडर्ड बना लें, उसकी साइंटिफिक नोटेशन बना दें। ठीक है, अगर वो यूनिट्स जो है उसके डिफरेंट आ रहे हैं तो उनके दरम्यान में एक एक का गैप रख दें। तो ये सारी चीजें जो हमने मतलब ऊपर रूल्स पढ़े हैं ना, वो आप उसको फाइनली एक दफा अप्लाई उस पर कर दें। फिर आज पॉइंट नंबर 16 में कहता है कि सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ द फॉर्मर सीजीएस सिस्टम यूनिट्स। जो पहला यूनिट था, यूनिट सिस्टम था हमारे पास सीजीएस, हेयर सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो इस तरह से जो है ना ये सीजीएस सिस्टम क्या बनता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बन रहा होता है। तो कहता है सिस्टम इंटरनेशनल अलाउ नहीं करता कि हम सीजीएस सिस्टम में यूज होने वाले यूनिट्स जो है ना उनकी फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आंसर लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसने यूनिट्स बताई हुई है उसमें देखें कौन कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले यहाँ डाइन लिखा हुआ है, अर्ज लिखा हुआ है, गॉस लिखा हुआ है, पॉइज लिखा हुआ है और टॉर लिखा हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि डाइन किसका यूनिट है। तो डाइन तो फोर्स का यूनिट होता है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। और फोर्स जो है उसका यूनिट स्टैंडर्ड में क्या होता है, न्यूटन। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। या अगर आप इसकी रिवर्स वैल्यू लिखना चाहें तो 1 डाइन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाइन और न्यूटन में से बड़ा कौन सा है। तो न्यूटन जो है ना दैट इज बिगर और डाइन जो है दैट इज स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह की दो तीन बातें जो है ना वो इसमें पूछी जा सकती हैं। सेकेंडली आ जाए, अर्ज जो है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट हमें पता है किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो जूल और अर्ज में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज के बराबर इसकी वैल्यू आती है। फिर थर्ड उसने लिखा हुआ था गॉस। गॉस किसका यूनिट है, दैट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है इसको हम टेस्ला कहते हैं। और टेस्ला और गॉस का आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस इसकी वैल्यू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। ठीक है, उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट यूनिट बताया हुआ था दैट इज पॉइज। पॉइज जो यूनिट होता है वो होता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है जो कि फ्लोइंग फ्लूइड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसा कि पानी आपको पता है आसानी से फ्लो कर जाता है, लेकिन शहद जो है वो आसानी से फ्लो नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, शहद का रेजिस्टिव इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस रेजिस्टिव इफेक्ट की मेजरमेंट सीजीएस सिस्टम ने जिस यूनिट से की थी उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइज। और स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास जो इसका यूनिट है दैट इज पास्कल इनटू सेकंड। तो एक पास्कल सेकंड के अंदर कितने पॉइज एग्जिस्ट करते हैं, तो एक पास्कल सेकंड के अंदर 10 पॉइज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इन दोनों का रिलेशन आ गया। फाइनली आ जाए यूनिट उसने लिखा हुआ था टॉर। टॉर किसका यूनिट है, प्रेशर का। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना वो पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। टॉर और पास्कल का आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।